खेल खुद को एक निष्पक्ष स्थान के रूप में पेश करना पसंद करता है। एक मैदान, एक कोर्ट, एक स्टेडियम, एक ऐसी जगह जहां स्कोर बाहर की राजनीति से ज्यादा मायने रखता है। बड़ा मंच होने पर सीमाएं बनाए रखना मुश्किल होता है। ओलंपिक या फीफा वर्ल्ड कप पर खिलाड़ी सिर्फ खुद का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वे देश, झंडे, राष्ट्रीय कहानियां और उनसे जुड़ी राजनीतिक लड़ाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे असहज सवाल उठते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को राजनीतिक बयान देने की अनुमति होनी चाहिए? क्या युद्ध, सरकार या विरोध से जुड़े प्रतीकों को खेल मैदान से हटाना चाहिए? एकजुटता, प्रचार और व्यवधान में फर्क कौन तय करता है? ये दोहरे मानकों का आरोप उठाता है, जहां एक विरोध की सराहना और दूसरे को दंडित किया जाता है, और ये सीमा अक्सर देश, मुद्दे या समय पर निर्भर करती है। जब प्रमुख खेल संस्थाएं खुद को राजनीति से ऊपर दिखाती हैं, बहस बार बार उसी सवाल पर लौट आती है। क्या राजनीति और खेल स्वाभाविक रूप से जुड़े हैं या इन्हें अलग किया जा सकता है और किया जाना चाहिए? फिर से हमारे पैनल का परिचय कराते हैं। हमारे साथ है i24 न्यूज के सीनियर संवाददाता ओवन ऑल्टरमैन, खेल पत्रकार उरी लेवी और किंग्स एंड पॉन्स के लेखक हावर्ड ब्रायंट। आप सभी को शुभ संध्या। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला ओपनिंग राउंड, 30 सेकंड का टाइमर है। सवाल है, क्या खेल और राजनीति हमेशा जुड़े रहते हैं या इन्हें अलग किया जा सकता है? हावर्ड, आपसे शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये जुड़े हुए हैं। ये पिछले 100 सालों से जुड़े हुए हैं। खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में ये शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं। इसके पीछे एक कारण है। आप 1936 के सबसे प्रसिद्ध ओलंपिक की ओर देखें, जहां वास्तव में ये नाजीवाद और स्वतंत्रता के बीच एक बातचीत थी। इसलिए कई अमेरिकी यहूदी खिलाड़ी चाहते थे कि अश्वेत खिलाड़ी उनका समर्थन करें और बहिष्कार करें। ओलंपिक का बहिष्कार तब तक विचाराधीन था जब तक एथलीट्स बर्लिन नहीं पहुंच गए, और जाहिर है ये अमेरिकी इतिहास के महान क्षणों में से एक बन गया। अब उरी लेवी से बात करें, आपका क्या विचार है? तो हाँ, खेल एक मानवीय अनुष्ठान है जिसे लोग इसकी आधुनिक रूप में 150 साल से भी अधिक समय से कर रहे हैं। और अगर हम समय में पीछे जाएं, यहाँ तक कि प्राचीन रूप में भी यह मूल रूप से प्रतिनिधित्व और उसकी गूंज के लिए एक मंच है। ये उन्हें पहचान भी देता है, चाहे वो राष्ट्रीय हो, राजनीतिक हो, जातीय हो या धार्मिक हो। तो आप खेल को राजनीति से अलग नहीं कर सकते, जैसे आप किसी भी मानवीय व्यवहार को राजनीति से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ओवन, आपकी राय क्या है मेरे दोस्त? एमिली, जैसा हावर्ड और ओरी ने बताया, ये प्राचीन ग्रीस तक जाता है। हम कहते हैं युद्ध दूसरे साधनों से की जाने वाली राजनीति है। प्राचीन ग्रीस में एमिली, खेल युद्ध का दूसरा रूप था। ओलंपिक से पहले शहर राज्य युद्ध रोकते थे और बाद में फिर शुरू करते थे। ओलंपिक में वे मैदान पर प्रतिस्पर्धा और गठबंधन की घोषणा करते थे, लेकिन हमें व्यक्तिगत खिलाड़ियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है। हमें उन लोगों को ओलंपिक में जाने की अनुमति देनी होगी जो सालों साल अभ्यास और प्रशिक्षण करते हैं, खासकर अगर वे व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं में हैं। हमें उन्हें प्रतिस्पर्धा करने देना चाहिए। हमें व्यक्तिगत खिलाड़ियों के नियमों को थोड़ा ढीला करना होगा। भले ही खेलों की प्रकृति और टीम खेलों के कारण कभी-कभी हमें ज्यादा सख्त रुख अपनाना पड़ सकता है। ठीक है, अब हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे। मेरा मतलब है, जैसा कि हमने कहा, हमारे पास हजारों साल हैं जिनमें हमने देखा है कि ये प्रवृत्तियां जारी रही हैं। मुझे लगता है हावर्ड, आप जैकी रॉबिन्सन के विशेषज्ञ हैं और हम अमेरिकी इतिहास में देख सकते हैं कि अफ्रीकी अमेरिकियों ने क्या किया है, जैसे मोहम्मद अली, जिन्होंने वियतनाम जाने से इनकार किया और सार्वजनिक बयान दिए। हम इतिहास से क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज जो आप सीखते हैं वो ये है कि हाशिए पर पड़े समूह के लिए खेल उनकी आवाज के लिए बेहद जरूरी है। सिर्फ अपने देश की नहीं, बल्कि अपनी बात कहने और अपनी व्यक्तिगत स्थिति या अपने लोगों की स्थिति का प्रतिनिधित्व करने के लिहाज से भी। मुझे लगता है कि सबसे बढ़कर खेलों से हमने जो सीखा है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐतिहासिक रूप से, वो ये है कि ये उन जगहों में से एक था जहां हाशिए पर पड़े समूह ने दिखाया कि वे भी योग्य हैं। ये ऐसे माहौल में योग्यता आधारित व्यवस्था थी जहां योग्यता को ज्यादा महत्व नहीं मिलता था, इसलिए ये गहराई से जुड़ा हुआ था। और ओवन, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे या फिर उरी? नहीं, बिल्कुल एमिली, मैं बस इतना कहूंगा कि ये बात इजराइल में भी सही रही है। और इजराइल में फुटबॉल टीमें ज्यादातर मामलों में, कुछ अपवाद हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में अरब खिलाड़ी इजराइल की प्रीमियर लीग में खेलते हैं और टीमों और प्रशंसकों द्वारा टीम में बराबरी के रूप में उनका स्वागत किया जाता है।
और यह यहां इजराइल में अरबों की तरक्की के लिए एक महत्वपूर्ण मंच रहा है। केवल यही मंच नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण मंच जरूर है। तो इसमें यह पहलू भी है। लेकिन जब हम उस मुद्दे पर आते हैं जो पिछले 1 साल से हमारी सुर्खियों में छाया हुआ है, तो वो है देशों और खिलाड़ियों पर संभावित प्रतिबंध। और साथ ही इससे जुड़ा सवाल भी है कि बड़े आयोजनों की मेजबानी या लीगों को फंड करना, चाहे वो वर्ल्ड कप की मेजबानी हो, ओलंपिक्स की मेजबानी हो या किसी लीग को फंड करना हो, जैसा सऊदी अरब ने LIV गोल्फ में किया, भले ही अब पीछे हट गए हों। मुझे लगता है ये सवाल अक्सर मुश्किल होते हैं कि हमें कहां, कैसे और क्या सीमा तय करनी चाहिए। और उरी, आपके क्या विचार हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इस मुद्दे पर दोनों वक्ताओं से सहमत हूँ। खासकर जो ओवेन ने अभी अभी इजरायली फुटबॉल के बारे में कहा, जो ऐतिहासिक रूप से और अभी भी एक अनोखा परिदृश्य है। आप जानते हैं, इजरायली खेल दुनिया का एकमात्र ऐसा खेल क्षेत्र है जहां खेल संगठन, क्लब और टीमें सीधे राजनीतिक आंदोलनों और पार्टियों की शाखाएं थी। पिछले 120 से 130 वर्षों में इस घटना का कोई समानांतर नहीं मिलता। इसके अलावा आजकल दुनिया के ज्यादातर लोग इस हकीकत से अनजान हैं। इजरायली फुटबॉल में, जहां इजरायली फुटबॉल एसोसिएशन में सूचीबद्ध क्लबों और खिलाड़ियों में से 1/3 से ज्यादा अरब शहरों, अरब आबादी से आते हैं। और इसके अलावा हमने अभी स्क्रीन पर देखा, जिब्रिल रजूब जो फिलिस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और बासम शेख स्नीमान जो इजरायली फुटबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। दोनों ही अरब हैं। बासम शेख स्नीमान इजराइल के भीतर अरब समुदाय के सबसे प्रमुख अधिकारियों में से एक हैं, और वैसे वो जिब्रिल रजूब के बहुत अच्छे दोस्त थे। बासम शेख स्नीमान के बेटे ईदा अल कुद्स के अध्यक्ष हैं, जो अब तक का सबसे सफल फिलिस्तीनी फुटबॉल क्लब है। उनका नाम फिलिस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन में दर्ज है। तो इन्फेंटिनो की ये सारी फोटो, जिसे मैंने बहुत घटिया स्तर की समझा था, पूरी तरह से बेकाबू हो गई, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, वे आपस में संवाद करते हैं, वे सहयोग करते हैं। 7 अक्टूबर से पहले की दुनिया में इजरायली फुटबॉल एसोसिएशन और फिलिस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन के बीच बहुत ज्यादा संवाद होता था, क्योंकि इजरायली फुटबॉल का 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा अरब है, और वहां मजबूत संबंध है, पारिवारिक संबंध भी है, और इन समूहों के बीच सामाजिक संबंध है। और चलिए इसी सिलसिले में फीफा प्रमुख की बात करते हैं। मेरा मतलब है वो खुद को शांति दूत की तरह दिखाने की कोशिश करना पसंद करते हैं। लेकिन वो क्यों, आप जानते हैं? इतना, मेरा मतलब है जुनूनी शायद सही शब्द नहीं है, लेकिन ये उनके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और क्या ये उनकी जगह है? हाँ, तो मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। ये एक बहुत ही दिलचस्प घटना है, क्योंकि इन्फेंटिनो, फीफा अध्यक्ष, ने कुछ भी नया नहीं बनाया है। उनके पूर्ववर्ती सेप ब्लैटर, जो फीफा के अध्यक्ष थे, उनका ये सपना था कि फुटबॉल के जरिए इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति लाई जाए। आप जानते हैं, कहने में अफसोस है, लेकिन ये दुनिया का सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला संघर्ष है, मूल रूप से। अगर आप इसका हल निकाल लेते हैं, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना? तो इन्फेंटिनो ने कुछ नया नहीं किया, जबकि ब्लैटर बिना थके काम कर रहे थे। हम जानते हैं कि वो भ्रष्टाचार में शामिल थे, फिर भी उन्होंने लगातार काम किया। फीफा के माध्यमों से फुटबॉल संघों के जरिए पुल बनाने की कोशिश करना, ताकि ऐसा सिस्टम बनाया जा सके जिसमें शायद इजरायली और फिलिस्तीनी एक साथ काम करें। इन्फेंटिनो नेताओं से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं, चाहे वो 2018 के वर्ल्ड कप के लिए व्लादिमीर पुतिन हो, या 2022 के वर्ल्ड कप के लिए कतर के इब्न तमीम अतानी हो, अभी के समय में डोनाल्ड ट्रंप। और जब हम आगे देखते हैं, तो वो 2030 के वर्ल्ड कप के लिए मोरक्कन लीग के प्रमुख से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, और जाहिर तौर पर 2034 में सऊदी अरब में होने वाले वर्ल्ड कप से पहले MBS मोहम्मद बिन सलमान से भी बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। इन्फेंटिनो सत्ता पर ज्यादा केंद्रित हैं, लेकिन मौका मिलते ही फायदा उठाते हैं, और अभी वो फीफा अध्यक्ष के रूप में एक और कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे वह फीफा अध्यक्ष के रूप में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। यूरी, हमें आपको रोकना होगा, क्योंकि हमें गति बनाए रखनी है। मैं चाहती हूँ कि हावर्ड को भी मौका मिले। ये तो बस इन्फेंटिनो एक मौका देखकर फोटो खिंचवा रहे हैं, और ये उस मेहनत पर आधारित नहीं है जो पहले से की रही थी। सही है, नहीं? उरी बिल्कुल सही है। इस मामले में वो 1000% सही है, क्योंकि ताकत की बात बहुत दिलचस्प हो जाती है।
उस ताकत के संबंध राजनीति से जुड़े होते हैं। वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर जब आप वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो वो बना रहे हैं। अगर आपने वर्ल्ड कप फॉलो किया है तो आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार और वो संबंध, चाहे वे अफ्रीकी देशों, दक्षिण अमेरिकी देशों या दूसरे गठबंधनों से जुड़े हों, सब खेल के सबसे ऊपरी स्तर पर सत्ता को मजबूत करने में निहित हैं। खेल के शीर्ष स्तर पर सत्ता को मजबूत करने से जुड़ा है। जैसा कि 2002 सॉल्ट लेक सिटी ओलंपिक्स में भ्रष्टाचार में देखा गया था, ये बातें बातचीत की शुरुआत की ओर लौटाती हैं। यानी आप संगठनात्मक शक्ति की बात कर रहे हैं। आप खिलाड़ियों के व्यक्तिगत सशक्तिकरण और उनके बोलने की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जो दोनों अलग अलग बातें हैं। और आप जानते हैं ओवन, मुझे लगता है कि इसमें भी कई स्तर होते हैं। मेरा मतलब है कितना ज्यादा है, क्या उपयुक्त है, और फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और खुद को व्यक्त करने की क्षमता क्या है। हाँ, उस क्षेत्र में एमिली, लेकिन बस ये समझ लो कि इस समस्या का एक हिस्सा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। जॉनी इन्फेंटिनो और ओलंपिक मूवमेंट में हो रही घटनाओं के कारण लोकतांत्रिक देशों के लिए इन प्रतियोगिताओं की मेजबानी अब और मुश्किल और महंगी हो गई है। सुविधाएं बनाना भी महंगा है और ये सब उजागर हो जाता है। ओलंपिक आंदोलन को किस्मत का साथ मिला है मिली। मैं पेरिस और मिलान गेम्स में था। दोनों लोकतांत्रिक देशों ने शानदार ओलंपिक किए। अब अगला नंबर तुम्हारे शहर एलए का है। जियानी इन्फेंटिनो ने कतर में सफल वर्ल्ड कप कराया और अब सऊदी अरब में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। हमने मोरक्को का भी जिक्र किया। अब हम ज्यादा से ज्यादा देखेंगे कि जो देश लोकतांत्रिक नहीं है वे आयोजनों की मेजबानी में सबसे आगे होंगे और ये सवाल और ज्यादा सामने आएंगे। मेरे अनुसार फिलहाल हमें मानवाधिकारों का न्यूनतम मानक तय कर एक प्रारंभिक दस्तावेज बनाना चाहिए। बहसें खत्म नहीं होंगी, लेकिन यह उनकी शुरुआत जरूर करेगा जिस पर हम सब सहमत हो सकते हैं। यही मानक इन देशों को खेलों की मेजबानी के लिए पूरा करना होगा, और खास तौर पर उन मजदूरों की स्थिति जो सुविधाएं बना रहे हैं, आगंतुकों की स्थिति और वे चीजें जो इस आयोजन से जुड़ी हुई हैं। यहीं पर यह संगठन नियम और शर्तें तय करने में सबसे प्रभावी हो सकते हैं और शायद कुछ बेहतरीन बदलाव की शुरुआत भी कर सकते हैं। हावर्ड, आइए इस बारे में भी बात करते हैं। मेरा मतलब है हम जानते हैं कि जॉर्ज फ्लॉयड की घटना के बाद क्या हुआ और क्या हुआ, जैसे कि राष्ट्रदान के दौरान घुटने टेकने से इनकार करना। मेरा मतलब है घुटने टेकना जो कॉलिन कैपर्निक ने शुरू किया था, उसने इस सब की शुरुआत की। क्या आपको लगता है ये ज्यादा है? हम जानते हैं कि चीजें कम की गई हैं और इसके पीछे कारण था, लेकिन वो सीमा कहां है जहां एक खिलाड़ी व्यक्तिगत रूप से बयान देता है और कब ये बड़ी लहर बनकर सीमा पार कर जाता है? देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस सीमा को क्या मानते हैं। मुझे लगता है कि आमतौर पर जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हम संगठनों की बात कर रहे होते हैं। मुझे लगता है जब आपने कॉलिन कैपर्निक, मोहम्मद अली या उन जैसे एथलीटों या 1936 के ओलंपिक का जिक्र किया, तो आप राज्य के खिलाफ व्यक्तिगत बयान की बात कर रहे हैं। और इस मामले में 11 सितंबर के बाद का अमेरिका, 11 सितंबर के बाद के खेल, संगठनों ने तय किया कि अब राजनीति खेलों के लिए अच्छी है, देशभक्ति का स्तर बहुत बढ़ गया है, और इसने 11 सितंबर के बाद के अमेरिकी खेलों को परिभाषित किया है। उन्होंने अब राजनीति को व्यापार के लिए अच्छा माना है, और उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि जिनके पास ताकत नहीं है, जैसे खिलाड़ी, मजदूर, कर्मचारी, जब वे बोलने लगते हैं। अगर आप अमेरिकी फुटबॉल मैच देखें तो झंडे, फ्लाईओवर और सैनिकों को राष्ट्रगान गाते देखेंगे। खेलों में उग्र राष्ट्रवाद हर जगह है और अब ये व्यापार का हिस्सा है। और फिर भी हम खिलाड़ी को दोष देते हैं जब खिलाड़ी कहता है, ठीक है, मेरे पास अपनी राजनीतिक स्थिति या देश के भीतर हो रही किसी व्यक्तिगत स्थिति के बारे में कहने के लिए कुछ। मेरी आपका क्या विचार है? हाँ, मुझे लगता है आप जानते हैं, किसी घटना या खेल आयोजन पर आलोचना करने के बीच एक पतली रेखा होती है, राजनीतिक अभिव्यक्ति बन जाना। और सच में आप जानते हैं, किसी विशेष कृत्य के कारण देश को प्रतियोगिता से बाहर कर देना। उदाहरण के लिए, रूस को यूक्रेन पर आक्रमण के 3 दिन बाद फीफा और नेशनल ओलंपिक कमेटी जैसी ओलंपिक कमेटी से बाहर कर दिया गया था। और आप जानते हैं, उस समय मैंने इसे एक इजरायली के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो यहाँ रहता है, देखा और समझा। हम एक नए चरण, एक नए आयाम की ओर बढ़ रहे हैं विश्व खेलों में, जो इजराइल के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के लिए, इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार पर बार बार सवाल और संदेह किए जाते हैं। क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में भाग लेना वैध होगा या नहीं? 7 अक्टूबर के बाद से
इज़राइल को हर अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन, यहाँ तक फीफा में भी इन सवालों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे लगता है रूस के साथ ये पतली रेखा पार करना पेंडोरा बॉक्स खोलने जैसा था, जिससे सब कुछ टिप्पणी पर निर्भर हो गया है और हम तय करते हैं क्या सही है या गलत। और फिर जैसा कि ओवेन ने अभी कहा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आदर्श परिस्थितियों में 25 डिग्री सेल्सियस के कमरे में मैं निश्चित रूप से ओवेन से सहमत हूँ। लेकिन जिस दुनिया में हम अभी रह रहे हैं उसमें यह लगभग असंभव है। खैर ये और भी आगे बढ़ गया है क्योंकि यहाँ हिंसा हो रही है, लोग, आप जानते हैं, लोग घायल हो रहे हैं और बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक बयानों से कहीं ज्यादा है। ओवन, मुझे नहीं पता कि आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे या नहीं। यूरोविजन कोई एथलेटिक प्रदर्शन नहीं है, लेकिन ये, मेरा मतलब है, ये एक मानवीय अनुष्ठान है। बिल्कुल सही। ये एक अनुष्ठान है और ऐसा लगता है कि सारी सुर्खियां इजराइल पर ही टिकी हुई हैं, बजाय इसके कि ये एक ऐसा आयोजन हो जिसे लोग आनंद लें, अपने देश के प्रति देशभक्ति महसूस करें और एक निष्पक्ष वोटिंग सिस्टम हो। ओवन, सही है। कला और संस्कृति में एमिली, इजराइल को ऐसी समस्याओं का कहीं ज्यादा सामना करना पड़ा है, शुक्र है अब तक। खेल जगत में संस्थाएं और संघ इजराइल और उसके खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं, जबकि उन्हें कई बार अन्य देशों की सरकारें बहिष्कृत करती हैं, खिलाड़ी नहीं। खिलाड़ियों को उनकी सरकारों द्वारा पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन खिलाड़ी इजरायली खिलाड़ियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं करते। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ दो अलग अलग मुद्दे हैं। एक है व्यक्तिगत खिलाड़ियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा। मुझे लगता है कि हमें मैदान, कोर्ट या आइस के बाहर खिलाड़ियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। मैदान पर उन्हें इसे नजरअंदाज करना चाहिए। इसलिए शीतकालीन ओलंपिक में यूक्रेनी यूनिफॉर्म की अनुमति न देना सही था। मुझे लगता है स्लाइडर अपनी यूनिफॉर्म पर युद्ध की तस्वीरें लगाना चाहते थे, लेकिन आईओसी ने रोक दिया। यह सही फैसला था। कोलिन कैपेर्निक का राष्ट्रगान पर घुटने टेकना एक जटिल मुद्दा है। मुझे लगता है कि वहां अगर ऐसा नहीं होता तो बेहतर होता, लेकिन ऐसे नियम को लागू करना मुश्किल है। प्रतिबंधों पर मेरा मानना है कि ध्यान खिलाड़ी की सुरक्षा पर होना चाहिए। अगर कोई रूसी फिगर स्केटर जिसने सालों तक ओलंपिक में पहुंचने के लिए मेहनत की है, प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, तो उसे इसकी अनुमति मिलनी चाहिए। और अगर इसका मतलब ओलंपिक झंडे के तहत प्रतिस्पर्धा करना है, रूसी झंडे के तहत नहीं, तो उन्हें इसकी भी अनुमति मिलनी चाहिए। एमिली, यूक्रेन में युद्ध के बारे में वे क्या सोचते हैं, इसकी कोई वैचारिक कसौटी लिए बिना, भले ही वे युद्ध का समर्थन करते हो, उन्हें फिर भी अनुमति मिलनी चाहिए। उन्हें फिर भी प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। लेकिन आईओसी ने एक कसौटी तय की, जिसमें अगर आप यूक्रेन में युद्ध के समर्थन में अपनी राय जाहिर करते हैं, तो आप बर्फ पर नहीं उतर सकते। मैं यूक्रेन में रूसी युद्ध का समर्थन नहीं करता, पर यह कसौटी खिलाड़ियों पर लागू नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपनी राजनीतिक राय रखने की आजादी होनी चाहिए। और जब तक वे धोखाधड़ी और डोपिंग नहीं कर रहे हैं, और यही रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से प्रतिबंध का एक कारण भी रहा है, उन्हें प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। टीम खेलों का सवाल और भी जटिल है। वे झंडे के तहत प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन वहां भी मैं मिलान में एक रूसी हॉकी टीम को देखना पसंद करता। एमिली, भले ही हम ओलंपिक झंडे के तहत प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, और हर कोई समझता था कि यह व्यक्तिगत खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा करने का मौका देने के लिए एक तरह की सहमति थी। हावर्ड, मेरे पास भी एक सवाल है। क्या ये फिर से ताकत का सवाल है कि किसे बोलने का मौका मिलता है और किसे नहीं? अगर हम व्यक्तिगत खिलाड़ियों, व्यक्तिगत खेलों की बात करें, तो टेनिस को देखिए। जैसे ही यूक्रेन युद्ध, रूस का यूक्रेन पर हमला शुरू हुआ, विंबलडन ने सभी रूसी खिलाड़ियों को बाहर करना चाहा। मुझे याद है, मैंने उसे देखा और घृणा हुई। मैं उसकी सोच पर हैरान और चौंक गया। अमेरिका में टेनिस मैच देखते समय रूसी खिलाड़ियों के नाम के पास रूसी झंडा नहीं दिखता, सिर्फ खाली जगह रहती है। मुझे नहीं पता कि इजरायली टेलीविजन या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा है या नहीं। तो यह एक अच्छा समझौता है कि व्यक्तिगत रूसी खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा करने के तरीके खोजे जाएं। मिलान में कई रूसी फिगर स्केटर्स ने जॉर्जियाई नागरिकता लेकर जॉर्जिया के लिए प्रतिस्पर्धा की। कई तरीके हैं जिससे खिलाड़ी देश को सम्मान दिए बिना प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। मुझे लगता है हमें सही बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। अगर यही बेहतर समाधान है, तो हमें उसी की ओर बढ़ना चाहिए। जल्दी करो। मुझे लगता है कि यहाँ मेरी राय लोकप्रिय नहीं है। मेरा मानना है कि सभी देशों को भाग लेना चाहिए। मुझे पता है ये अजीब लग सकता है, मुझे पता है कि ये गलत सा लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है हाँ, कई मायनों में, जैसा हमने इस बातचीत की शुरुआत में कहा था कि खेल कई बार युद्ध की जगह लेते हैं। मुझे लगता है जॉर्ज ओवेन ने इसे 1984 में लिखा था। तो शायद हर किसी को भाग लेने देना, उसके साथ आने वाले सारे बोझ के बावजूद हो रहे असली तनाव के स्तर को कम करेगा। क्योंकि अचानक अरे चलो अब पिंग पोंग पे ध्यान देते हैं, चलो अब फुटबॉल पे ध्यान देते हैं, चलो अब ओलंपिक प्रतियोगिताओं पे ध्यान देते हैं।
और मेरे लिए मुझे पता है कि आजकल की दुनिया में ये लोकप्रिय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। हर किसी को झंडे की परवाह किए बिना भाग लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये अलोकप्रिय है। वे नियमों का पालन कर रहे हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी राय अलोकप्रिय है। मुझे लगता है कि जो अलोकप्रिय हो गया है वो ये है कि ये तीसरी दुनिया बनाम पहली दुनिया की लड़ाई है। पहली दुनिया हमेशा तय करती रही है कि कौन खेल सकता है, कौन नहीं, कौन बोल सकता है और कौन नहीं। अब आप तीसरी दुनिया की आवाज ज्यादा सुन रहे हैं, जिससे चीजें जटिल हो रही हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खिलाड़ी को बच्चा नहीं समझना चाहिए। खिलाड़ी जानते हैं कि वे राजनीति और राजनीतिक एजेंडों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और वे ये क्यों कर रहे हैं। मेरे लिए ओलंपिक और जैसे कि फ्रेंच ओपन या विंबलडन या वर्ल्ड कप के बीच फर्क है, क्योंकि यही वजह है। जैसा आपने कहा, यही समझौता है, इसलिए हम एक दूसरे को नहीं मार रहे। क्या हम एक दूसरे को मार रहे हैं? लेकिन खेलों में क्या हम बाहर जा सकते हैं और युद्ध की जगह एक दूसरे का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? तो हम सब उस बात को समझते हैं। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि खासकर अमेरिका में काले खिलाड़ी 1940 के दशक से अब तक अमेरिका का अलग पक्ष दिखाने और ये बताने के लिए कि इस देश में नस्लवाद और समस्याएं इतनी पंगु बना देने वाली नहीं थीं, खिलाड़ियों का उपयोग किया गया है। अब हमें ब्रेक पर जाना है। सभी का धन्यवाद। ये दिलचस्प चर्चा है, लौटेंगे और भी बहुत कुछ लेकर।